Good morning, everyone. So, today we are going to start the next topic after the previous one. So, our next topic in the chapter 1, because chapter 1 is very short chapter and it has only two important topics. So, first topic was the basic forces in nature or fundamental forces in nature. Now, second topic is basic conservation laws. सो बेसिक कंजर्वेशन लॉज कौन से होते हैं, जिस तरह से फंडामेंटल फोर्सेस की कैटेगरी है कि वो 4 टाइप्स की ही होती हैं, उसी तरह से जो कंजर्वेशन लॉज है, कंजर्वेशन वर्ड मीन्स कि विच ऑल द क्वांटिटीज़ आर कंजर्व्ड इन नेचर। कौन कौन सी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो नेचर में कंजर्व्ड हैं, कांस्टेंट हैं और चेंज नहीं होती हैं। तो उन्हीं क्वांटिटीज़ पर बेस्ड लॉज बनाए गए हैं, दोज आर कॉल्ड बेसिक कंजर्वेशन लॉज। ओके, तो बेसिक कंजर्वेशन लॉज भी 4 होते हैं। तो देयर आर फॉलोइंग 4 बेसिक कंजर्वेशन लॉज इन नेचर। अब ये जो पॉइंट है ये आपका ऊपर वाले टॉपिक का आ गया है, इसको स्किप कर देना। मैंने बता ही दिया था आपको कि दिस यू विल राइट विद दिस टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक के बाद में लिखेंगे। तो यहाँ से आपका पहला कंजर्वेशन लॉ स्टार्ट होता है, दिस वन। दिस इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको आपने कई बार स्टडी किया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस पे बेस्ड है? एनर्जी की कंजर्वेशन पर। एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, लेकिन वो हमेशा नेचर में कंजर्व्ड रहती है। तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, इसको स्टेट कैसे करते हैं? जितने भी लॉज हैं उनका स्टेटमेंट होता है, तो लिखा जाता है इट स्टेट्स दैट। और बहुत जो ये स्टेटमेंट यूज़ होता है, दिस इज़ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उसमें आपने देखा होगा कि ऐसा ही होता है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाती है, लेकिन कभी भी ना तो क्रिएट होती ना डिस्ट्रॉय। जैसे सबसे इजी एग्जांपल मैंने लिखा भी है यहाँ पर, बॉल का होता है कि एक बॉल को अगर आप अपवर्ड्स थ्रो करते हैं तो बॉल जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हाइट इंक्रीज़ हो रही है। फिर हाईएस्ट पॉइंट पर जब बॉल पहुंच जाती है तब वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट होती है। हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? ज़ीरो, क्योंकि बॉल जैसे जैसे ऊपर जा रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होने का या ज़ीरो होने का रीज़न क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी बहुत कम टाइम के लिए, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए रुक जाती है और फिर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है और नीचे आना स्टार्ट करती है। नाउ इन डाउनवर्ड्स मोशन द पोटेंशियल एनर्जी इज़ डिक्रीज्ड। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती है, क्यों? क्योंकि हाइट डिक्रीज़ हो रही है और काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बॉल नीचे आती है इंक्रीज़ होती है, एंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो आप देख रहे हैं कि इस फिनोमेना में जो टोटल एनर्जी है, मीन्स जो मैकेनिकल एनर्जी है, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट है, लेकिन काइनेटिक से पोटेंशियल और पोटेंशियल से काइनेटिक चेंजेस होते रहते हैं। ओके, इसी तरह से वो बॉल जब ग्राउंड से हिट करती है तो ग्राउंड से हिट करने पर साउंड एनर्जी, साउंड भी सुनाई देती है। बहुत तेज़ी से हिट करेगी तो थोड़ी हीट भी जनरेट होगी, या अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो तेज़ी से टकराती है, जैसे स्टोन है या कुछ और, तो लाइट भी जनरेट हो सकती है। तो ग्राउंड से टकराने पे जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जो सम था, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। तो क्या होता है कि एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लगातार कन्वर्जन होता रहता है, लेकिन एज अ होल जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की, दैट विल बी कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज़ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का कंजर्वेशन है। एनर्जी हमेशा क्या है? कंजर्व है। ओके,
So this is one of the basic conservation laws. Second is what? Law of conservation of linear momentum. तो आई होप कि लीनियर मोमेंटम के बारे में आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है। तो लीनियर मोमेंटम जो है दैट इज़ वन क्वांटिटी एंड विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन को कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ओके, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कैसे रहता है? तो आपको पता है कि दिस इज़ द रिलेशन। तो ये कांस्टेंट तब रहेगा जब मास और वेलोसिटी में जो भी इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे कि अगर मास इंक्रीज़ हो रहा है, सपोज दैट मास ज़्यादा है अगर किसी चीज़ का, तो ऑटोमेटिकली उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी जो है ये कैसी रहेगी? कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है या वेलोसिटी ज़्यादा है किसी चीज़ की, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो उसका मास कम होगा, तभी वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ चल रही है। ठीक है, तो कैसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इसमें एग्जांपल में आपने देखा होगा कि दो स्टोन है आपके पास, एक बड़ा है एक छोटा है। दोनों को अगर आप सेम फोर्स लगा के फेंकते हैं तो जो छोटा वाला स्टोन है जिसका मास कम है वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, मतलब ज़्यादा वेलोसिटी से जाएगा, और जिसका मास ज़्यादा है जो बड़ा स्टोन है वो सेम फोर्स के अंडर कम वेलोसिटी से चलेगा। तो इसका मतलब मास और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स। ओके, अब बात आती है स्टेटमेंट की। तो आपको स्टेटमेंट कैसे लिखना है? तो आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि उसी में फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन आता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। इसमें आता है लीनियर मोमेंटम। ये क्या बताता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर इस रिलेशन में, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ चेंज है मोमेंटम का है ना, और मोमेंटम को क्या करना है? आपको कांस्टेंट करना है, उसमें चेंज ही नहीं करना है। तो यहाँ पर मोमेंटम को कांस्टेंट करने के लिए फोर्स को ज़ीरो अगर कर दें, अगर बॉडी पे लगने वाला फोर्स ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली जब फोर्स ज़ीरो होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। तो यानी कि किसी बॉडी में जब चेंज ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब बॉडी कैसी है? कांस्टेंट है। तो प्रैक्टिकली कैसे प्रूफ करेंगे कि जब फोर्स लगाया जाता है बॉडी पे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। मास पर तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, मास को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। जब बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो अगर फोर्स ना लगाएं तो उसकी वेलोसिटी जितनी पहले थी उतनी रहेगी, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी बॉडी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इट मीन्स मोमेंटम विल आल्सो बी कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो इसलिए जो उसका स्टेटमेंट बनता है वो ये होता है कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम इज़ ज़ीरो, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, यहाँ एक वर्ड इंक्रीज कर दीजिएगा, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। तो इसका लीनियर मोमेंटम कैसा हो जाता है? कंजर्व। ओके, तो ये एग्जाम्पल है। फिर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपने पढ़े थे 9th क्लास में भी और 11th में भी आप पढ़ेंगे। आगे जो आपका चैप्टर आएगा लॉज ऑफ मोशन, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। फ़िलहाल जो 9th वाले अगर आपको कुछ याद हों तो बुलेट और गन वाला जो केस था, उसमें बुलेट को जब फायर किया जाता था गन से तो बुलेट में मोमेंटम यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है? फॉरवर्ड। तो बुलेट कहते हैं मोमेंटम गेन करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और गन जो है वो मोमेंटम गेन करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जो गन है ना वो थोड़ा सा रिक्वाइल करती है, उसको थोड़ा सा जर्क लगता। कहा जाता है ना कि बुलेट को फायर करते टाइम जो गन है उसको टाइटली होल्ड करके रखना चाहिए, अदरवाइज़ वो शोल्डर को इंजर्ड कर सकती है, क्योंकि गन जो है वो रिक्वाइल करती है थोड़ा सा पीछे की तरफ, उसको एक जर्क लगता है, एक पुश लगता है पीछे की तरफ। तो गन को पुश क्यों लगता है? क्योंकि बुलेट जब आगे जाती है तो बुलेट को मोमेंटम आगे मिल रहा है, तो मोमेंटम को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा
कांस्टेंट रहता है तो जितना मोमेंटम बुलेट को आगे मिला उतना ही मोमेंटम गन को पीछे मिलता है। बराबर मोमेंटम कैसे होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं बुलेट की वेलोसिटी तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर से मास और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया कि बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा है लेकिन उसका मास तो कम है, और जो गन है उसकी वेलोसिटी पुश करने की वेलोसिटी कम है लेकिन उसका मास ज़्यादा है, तो बैलेंस हो जाएंगे दोनों, तो मोमेंटम दोनों का बराबर रहेगा। ओके, सो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। इसी में आपने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े थे, जैसे एक पर्सन जो है वो बोट से अगर जंप करता है तो पर्सन मोमेंटम गेन करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बोट जो है वो मोमेंटम गेन करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, बोट थोड़ा सा पीछे हो जाती है। ओके, इसी में आपने पढ़ा था रॉकेट का एग्जाम्पल कि रॉकेट से जो गैसेस इजेक्ट होती हैं तो गैसेस डाउनवर्ड निकलती हैं, उनको मोमेंटम डाउनवर्ड मिलता है, और जो रॉकेट है उसको मोमेंटम जो है वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में मिलता है, तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल सफिशेंट है, व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन requires because the bullet gains momentum in forward direction and gun gains momentum in backward direction, but the total momentum of the system before and after firing remains conserved। तो बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम कितना था, ज़ीरो, क्योंकि दोनों चीज़ें रेस्ट पे थी। आफ्टर फायरिंग एक आगे जा रही है एक पीछे जा रही है, तो फिर से टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो दोनों ही कंडीशन में मोमेंटम पहले और बाद में कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम अभी आपने पढ़ा नहीं है, दिस यू विल स्टडी इन वॉल्यूम 1 ऑफ फिज़िक्स। चैप्टर है आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये आपने सिलेबस में नोट किया होगा। उसमें एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड स्टडी कराई जाएगी, लेकिन फ़िलहाल क्या होता है अभी तो समझना मुश्किल है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे के समझा दे रही हूँ। जैसे आपने पढ़ा था अभी एक रिलेशन कि F इज़ इक्वल टू dp/dt होता है, ठीक है। उसी तरह से जब चीज़ें लीनियर मोशन करती हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, तो ये वाले रिलेशंस फॉलो होते हैं जितने भी आप पढ़ के आए हैं। जैसे फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, स्पीड का फॉर्मूला, वेलोसिटी का रिलेशन, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, बहुत सारी चीज़ें जो थी वो आपने किस में पढ़ी, लीनियर मोशन में। लेकिन वही मोशन जब रोटेशनल मोशन बन जाता है, ओके, व्हाट रोटेशनल मोशन, तो उसमें सिम्बल्स बदल जाते हैं। जैसे रोटेशनल मोशन में, जैसे आप लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, ये बॉडी इस पाथ पे आगे जा रही है तो ये सेंटर के साथ क्या चेंज कर रही है, अपना एंगल, यहाँ पहुँच जाती है तो एंगल इतना बनेगा, यहाँ पहुँच जाती है तो एंगल इतना बनेगा। तो जो रोटेशनल मोशन होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट का नाम बदलकर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और सिंबल उसका होता है थीटा, ठीक है। इसी तरह से लीनियर मोशन में फोर्स लगता है, रोटेशनल मोशन में जो फोर्स लगता है उसका सिंबल बदल जाता है, उसे बोलते हैं टॉर्क, ओके। इसी तरह से लीनियर मोशन में जो लीनियर मोमेंटम था वो एंगुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम बन गया, सिंबल कैपिटल एल है। तो क्या हुआ, फार्मूलों को चेंज उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे इस फार्मूले में रोटेशनल मोशन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो सिम्बल्स बदलेंगे। तो फोर्स का रोटेशनल एनालॉग क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू, इसमें चेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा, dl/dt। तो ये किसकी रोटेशनल फॉर्म है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की रोटेशनल फॉर्म है, ओके। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब रहेगा, इसी रिलेशन से आप बता सकते हैं। अभी आपने बताया था कि जब सिस्टम पे फोर्स ज़ीरो हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। इसी तरह से आप बोलेंगे जब सिस्टम पे लगने वाला टॉर्क ज़ीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब टॉर्क क्या है, टॉर्क का मतलब है रोटेशनल मोशन में जितना फोर्स लगता है, ओके। रोटेशनल मोशन में जो फोर्स लगता है वो कहलाता है टॉर्क, क्लियर। तो थोड़ा सा ये है, टॉर्क फोर्स से अलग कैसे है, टॉर्क में जितनी भी रोटेशनल मोशन वाली चीज़ें आती हैं उनमें डिस्टेंस का भी रोल होता है।
कि जो बॉडी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, उस पर भी डिपेंड करता है कि फोर्स कितना लगेगा। तो फिलहाल वो सब बाद में स्टडी करना है आपको, बस इतना ध्यान रखिएगा कि दिस इज़ द रिलेशन। इसमें आप बोलेंगे कि व्हेन टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज़ ज़ीरो देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसका एग्जांपल समझना भी थोड़ा सा टफ है, मैं यहाँ समझा दे रही हूँ कि क्या होता है। अर्थ जो है वो सन के अराउंड जब रेवोल्यूशन करती है तो ऑर्बिट इलिप्टिकल होती है, ये आपको पता है, ठीक है। ये अर्थ जो है घूम रही है सन के अराउंड, तो सन इसके सेंटर पे नहीं होता है, सन एक साइड में सिचुएटेड होता है, ठीक है। ये सन है, एक्चुअली फिनोमेना इस तरह का होता है। तो यानी कि एक कंडीशन ऐसी होती होगी कि अर्थ जो है वो सन से फारदेस्ट पॉइंट पर है, और एक कंडीशन ऐसी होगी अर्थ जो है वो सन के क्लोजेस्ट आ जाती है। तो पहली सिचुएशन जब अर्थ जो है वो सन से फारदेस्ट पॉइंट पर है तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ये डिस्टेंस बढ़ी है ना सन से, तो जब डिस्टेंस बढ़ती है तो अर्थ की स्पीड जो है वो घट जाती है, डिस्टेंस को बैलेंस करने के लिए स्पीड घट जाती है। जैसे अभी आपने पढ़ा ना मास वेलोसिटी, तो वैसे ही लीनियर मोमेंटम का भी एक फॉर्मूला होता है। तो मास का रोटेशनल एनालॉग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो लीनियर मोमेंटम के फॉर्मूले में क्या होगा कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो स्पीड घट जाएगी, और स्पीड बढ़ेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझना डिफिकल्ट है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ब्रेक कर दे रही हूँ मैं एक फार्मूले में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है mr² इंटू ओमेगा। तो m तो कांस्टेंट है, r का मतलब है डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से, जिसके अराउंड रेवोल्यूशन हो रहा है वहाँ से, ठीक है। तो ये रिलेशन बता रहा है कि एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट बनाने के लिए जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्पीड घट जाएगी, और जब स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस घट जाएगी। तो देखिए जब डिस्टेंस बढ़ी तो अर्थ की स्पीड इस वाले इतने पोर्शन में स्लो होती है, जब अर्थ सन के क्लोज आ जाती है इतने पोर्शन में तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, घट गई, तो स्पीड क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो इतने पोर्शन में अर्थ की स्पीड ज़्यादा होती है, और यही फ़र्क होता है कि जब अर्थ की स्पीड स्लो है यहाँ से यहाँ तक तो जो डे की ड्यूरेशन है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपने देखा होगा सीजन्स में डे की ड्यूरेशन, नाइट की ड्यूरेशन इसी के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ स्टडी करना है, बाकी सब कुछ इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो बाद में जब चैप्टर आएगा तब आप देखेंगे, ओके। तो ये हेडिंग लिखा था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट स्टेट्स दैट व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे कि वाइल रिवॉल्विंग इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड सन व्हेन अर्थ रीचेस क्लोज टू सन इट्स स्पीड इंक्रीजेज, एंड व्हेन इट इज़ एट फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम सन इट्स स्पीड डिक्रीजेज। उसके बाद लास्ट कंजर्वेशन लॉ आया आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी आपको पता है, इट स्टेट्स दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये अभी आप रिसेंटली पढ़कर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी में कि जब दो चीज़ों को रब किया जाता है तो रब करने से एक बॉडी पे जितना चार्ज आता है जिस भी साइन के साथ, दूसरी बॉडी पे उतना ही अपोजिट चार्ज आएगा। तो इसका मतलब जो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे आपने देखा है कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होल्ड करेंगे ना, क्योंकि ग्लास पॉजिटिव बना। मान लीजिए ग्लास कितना पॉजिटिव बना, तो सिल्क ग्लास से जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स सिल्क पर चले गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स के जाने से 5 जो प्लस साइन है वो ग्लास पे आ जाएंगे, वो उतने ही माइनस साइन जो है वो सिल्क पे चले जाएंगे। तो इसका मतलब एज अ होल चार्ज ना तो क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चला गया। तो क्या हुआ कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम पे जितना चार्ज पहले था उतना ही तो रहा, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर रबिंग रिमेन्स कंजर्व्ड, ओके। तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। यहाँ पर आपका चैप्टर 1 फिनिश हो जाता है। बस 2 टॉपिक्स थे उसमें, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर और बेसिक कंजर्वेशन लॉज, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका आएगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट।
तो यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, मैंने यूनिट का नाम भी बताया था, वैसे इस चैप्टर का नाम डायमेंशनल एनालिसिस भी होता है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नेम्स होते हैं, डजेंट मैटर, नाम मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपको क्या स्टडी करना है उसके अंदर। तो यहाँ लिख दीजिएगा यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। ओके, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट जो चैप्टर है उससे ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चन आते हैं, दोनों को मिला के 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो बेसिक डेफिनीशंस हैं। बेसिक डेफिनीशंस में आपको सबसे पहले कुछ क्वांटिटीज़ क्या होती हैं सबसे पहले तो ये बताना है। और उससे भी पहले एक टॉपिक था नीड ऑफ मेज़रमेंट। तो क्योंकि फ़िज़िक्स में जो है, जैसा कि चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट,